अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बड़ी खुशखबरी, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है, कहा ना बड़ी खुशखबरी। मरकज़ी बैंक ने मईशत का पहिया चलाने के लिए कर्ज़ों पर सूद की शरह अचानक 2% घटा दी है, और इस खबर पर ताजिर और सनतकार तो जैसे फूले नहीं समा रहे हैं। अब उन्हें सस्ते कर्जे जो मिलेंगे, शरह सूद कम होने से हुकूमत के पास इजाफी रकम बचेगी और ये गरीबों की मदद और तरक्याती मनसूबों पर खर्च की जा सकेगी। बहरहाल जो सिचुएशन है कोरोना की, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर अब 6,871 हो गई है। 128 अफराद जान से चले गए हैं और 1,648 अफराद इस वायरस से मुतासर होकर सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया भर के मुतासरीन की तादाद तकरीबन 21 लाख, अमवात 1,36,000 से ज़ायद और 5 लाख से ज़ायद अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस हम पर तकालीफ, बेआरामी और मौत के पहाड़ तोड़े जा रहा है, लेकिन दुनिया गुज़िश्ता सदियों में इससे भी बदतरीन आलमी वबाओं का सामना कर चुकी है। इनमें से चंद ने तो तहजीबों तक को तबाह कर दिया, शहरों, कबीलों और कौमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर दुनिया आगे बढ़ी तो यकीन रखिए कि सिवाय अल्लाह के कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। मौजूदा सूरत हाल में खुद साख्ता तन्हाई और समाजी फासला रखने के लिए लॉकडाउन से ज़्यादातर लोग अपनी मुलाजमतों से, कारोबार से हाथ धो बैठे। हमारी मईशत के साथ साथ हमारा माशरा भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि आलमी वबा के खात्मे के बाद हम किस तरह माशरा और मईशत को उसकी असल हालत में बहाल करेंगे। पैदावारी और राब्ताकारी ज़राए पहले ही नुमाया तब्दीलियों से गुजर चुके हैं और हम अभी तक इस बात से अनजान हैं कि उन्हें कोरोना वायरस से पहले के हालात में बहाल किया जा भी सकता है या नहीं। हस्बे मामूल गुरबा यानी बिलखुसूस तीसरी दुनिया में रहने वाले गरीब लोग ही तकालीफ का शिकार होंगे, क्योंकि हाथ धोने के लिए साफ़ पानी दरकार है, लेकिन अदम दस्तियाबी इसके बाइस इन्हें वायरस लगने का खदशा ज़्यादा है और फिर मुनासिब इलाज मुआवजा मिलने की उम्मीद तो बहुत ही कम है। तो इस लिहाज से कोरोना वायरस ने समाज में बड़ी गहरी दरारें डाली हैं। पूरी दुनिया ही किसी न किसी तरह नाज़रीन इस सूरत हाल से गुजर रही है, तकलीफ़ का शिकार है। इस वबा का ताल्लुक किसी मुल्क, किसी माशरे, किसी सरहद, किसी मजहब, किसी मसलक से नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हैं जो इंसानियत से ही आ रही हैं, जैसे मोदी का भारत। इस आलमी वबा पर भारत की मुसलमान दुश्मनी कोरोना पर हावी है। भारत में मुस्लिम मुखालिफ सोच अपनी इंतहा पर है। कोरोना से मुतासर होने वाले मुसलमान मरीजों को हिंदू मरीजों से अलग वार्ड में रखा जा रहा है। हुकूमती ऑर्डर पर ये नाम लेकर किया जा रहा है मरीजों को अलग। आलमी इदारा बराए मजहबी आज़ादी भी कह रहा है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को रुस्वा किया जाएगा, झूठी अफवाहें फैलाकर नफरत को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो मोदी मुसलमानों को नीचा दिखाने वाले हमेशा नीचे गिरे हैं। मुसलमानों से नफरत फैलाकर तुम वैसे ही इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, दुनिया तो ये कहती है। यकीनन कायनात का ये फर्श भी उड़ता होगा कि तुम जैसा फिरौन इसके सीने पर चलता है। प्रोग्राम की टॉपिक डिटेल्स आपको दिखा देती हूँ। 7 से 8 में आपको खुशामदीद कहूँगी। यूँ तो नाजरीन सारी दुनिया ही अनदेखे दुश्मन से खौफ में मुब्तला है। कोरोना कब, कहाँ, किसे और कैसे शिकार कर ले कुछ पता नहीं चलता। मगर ऐसे में अगर हाकिम वक्त भी पुरस्कार अमवात के बगैर गैर तस्दीक किए तस्करे करते फिरें तो वहाँ के अवाम का क्या हाल होगा, ये मैं और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। गुज़िश्ता शब वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब ने कराची में पुरस्कार अमवात का जिक्र किया था, जिसकी खोज में समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने सारा दिन लगा दिया। और फिर हमें जो हकाइक मालूम हुए वो वज़ीर आला साहब के दावों के बिल्कुल मुतकाज़ी हैं। अगर मैं गुज़िश्ता चंद माह के अस्पताल, सर्दखानों और कब्रिस्तानों के आदाद शुमार आपके सामने रखूं तो फिर सारी सिचुएशन खुलकर सामने आ जाएगी और कराची वाले यकीनन इस खौफ की फ़ज़ा से बाहर आ जाएंगे। सुनते जाइए ज़रा। ईदी के मुताबिक रवा माह अमवात गुज़िश्ता 2 माह के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। ईदी के सर्दखानों में जनवरी में 810, फरवरी में 650, जबकि मार्च में 790 मैयतें लाई गई हैं, जबकि अप्रैल के पहले 13 दिनों में 390 मैयतें लाई गई हैं। जिना अस्पताल के डाटा के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 121 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए। ये वो अफराद थे जो ज़्यादातर हार्ट अटैक और दीगर बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले गए। 2019 में इसी अरसे के दौरान जिना अस्पताल में 100 अमवात रिपोर्ट हुई थी। कब्रिस्तानों का डाटा भी अफवाहों की नफ़ी कर रहा है। कराची में बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतज़ाम 41 कब्रिस्तानों में इसी महीने के 14 दिनों में 766 अफराद को सुपुर्द खाक किया गया, जो
रवा साल कम तरीन औसत है। इस पर मजीद बात करने के लिए, आप लोगों को मजीद ज़हनी तौर पर रिलैक्स करने के लिए मोहम्मद अली हफीज़ मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, ये ज़रा डिटेल से इस सारी रिसर्च के बारे में बताइएगा, ताकि जो लोग कल से बेचारे खौफ में मुब्तला हैं कि अब कराची में इतनी बड़ी तादाद में खुदा न खास्ता अमवात हो गई हैं, उनके जहन को, उनके दिल को कुछ सुकून मिल सके। अली जी किरण, बिल्कुल 24 घंटे से जो है एक जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, इतलात फैलाई जा रही थी, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा था, लोगों को परेशान किया जा रहा था। तो समा ने जो है हकाइक जानने का आगाज़ किया। 24 घंटे के दौरान तमाम शोबे, अगर आप अस्पताल रिकॉर्ड ले लें, उसके अलावा जो है जो एदी सरदखाना है उसका रिकॉर्ड ले लें, कब्रिस्तान का रिकॉर्ड ले, तमाम रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया। तमाम मनफी प्रोपेगेंडा, झूठी इतलात को जो है आदाद व शुमार से जो है हम वादा करेंगे, हकाइक बयान करेंगे। कब्रिस्तान है KMC के पास कराची के अंदर 41, 6 माह के दौरान जो है अगर हम बात करें 13,227 जो है उसमें तदफीन की गई है। और लास्ट जो अप्रैल के 14 दिन है उसमें जो है जो रिकॉर्ड सामने आया है 766 जो है बताया जाता है, उसमें जो है तदफीन की गई है। 14 दिन की ये तफसीलात है। तमाम रिकॉर्ड हमने निकाला है, अस्पताल को ले लें, इसके अलावा एदी फाउंडेशन की तमाम अदाद शुमार आया है। ये वज़ीर आला सिंध का बयान आना, उसके बाद एक मुख्तलिफ हलकों की जानिब से एक सीरियल जो है ये इतलात फैलाना कि अमवात ज़्यादा हो रही हैं, कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। हमने कब्रिस्तान में सर्वे किया, कब्रिस्तान के तमाम रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करता है कराची में कब्रिस्तान को तो KMC करता है। KMC के पास 41 कब्रिस्तान है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान शहर का जो है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है, और इसके अलावा जो है ये मेवा शाह कब्रिस्तान है। दोनों जगहों पर जो KMC पर रिकॉर्ड आया उसकी तमाम तफसीलात हमने ली, लेकिन कोरोना वायरस का जो पेशेंट है यहाँ पर नहीं है। फिर जिना अस्पताल जो शहर का एक बड़ा अस्पताल है उसका रिकॉर्ड फैसल खान हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने हासिल किया, उसमें भी कोई ऐसी गैर मामूली कोई सूरत हाल नहीं है कि परेशानी वाली बात हो गई या CM ने जो इतना कंफ्यूज। फिर ये परेशानी का माहौल क्यों क्रिएट किया गया, और इतना जिम्मेदारी दिखाने का वक्त है, और फिर इस तरह की बात करना और साथ साथ ये कहना कि तमाम मरीजों का अब टेस्ट नहीं है, वो जो इंतकाल कर जाने वाले लोग हैं उनका टेस्ट नहीं किया जा सकता। बड़े हॉरिबल आदाद शुमार आप लेकर आए। कराची वालों की जिंदगियों को तो बड़ा सुकून मिला होगा, जहनों को सुकून मिला होगा, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि आप बगैर रिसर्च के कोई भी बात कर देते हैं, बगैर जाने कोई भी बात कर देते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज नईमुल हसन साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ सारिम बरनी जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। माफ़ कीजिएगा, जमात इस्लामी से हाफिज नईमुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मुझे बताइएगा कि वज़ीर आला साहब इतनी बड़ी बात बग़ैर जाने और ऐसी सिचुएशन में कि ऑलरेडी इतना पैनिक है, लोगों के अंदर खौफ है, क्या ऐसी बात कर सकते हैं कराची में अमवात के हवाले से, कोरोना के हवाले से? ख्वाजा साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके रिपोर्टर हफीज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आपने इसको गहराई में जाकर देखा। और ये बात दुरुस्त है कि मरने वाले के जाहिर मरने के बाद हमारे यहाँ कोई पोस्टमार्टम या मरने की डिजीजेस का डायग्नोसिस का कोई प्रोसीजर तो है नहीं। अब जब इस तरह की पेंडेमिक होती है तो हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल इसी खाते में डाल देते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स जो हॉस्पिटल्स में डेथ रेशो है उससे हॉस्पिटल्स की क्रेडिबिलिटी भी बहुत मुतासर होती है। तो ये मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया, इसमें लोगों को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अफेक्टेड और डिजीज का रेशो बहुत कम है, लेकिन जहाँ वजीर आला सिंध इतने अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, यकीनन उनसे ये एक आदाद और शुमार में समझ से उनको मदद मिल सकती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर हाईलाइट करूंगा और आपको मैं स्पेनिश फ्लू 1918 का हवाला जरूर दूंगा कि बहुत सारे लोग उस जमाने में अगर 5 करोड़ लोग मरे तो वो सारे स्पेनिश फ्लू से नहीं मरे। हुआ ये जैसे हमारे यहाँ भी सूरत हाल है। अब ये कोरोना है, कोरोना के साथ हमारे गटर उबल रहे हैं, हमारे पास गंदे पानी के जौहर हैं, हमारे पास मुताद्दिद ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा है, हैजा है, हो सकता है कि और दीगर बीमारियां हों, क्योंकि अस्पताल सारे के सारे डाइवर्ट हुए हैं कोरोना के ऊपर और हर पेशेंट को इसी कैटेगरी में ट्रीट कर रहे हैं और दूसरी बीमारियां इग्नोर कर रहे हैं। तो जो इसके साइड इफेक्ट हैं, जो इग्नोरेंस जिसको आप सेकेंडरी डिजीजेस कहते हैं, वो जो सेकेंडरी डिजीजेस हैं वो इग्नोर होती हैं तो हलाकतें बढ़ने का खदशा होता है। बिल्कुल, क्योंकि लोग खौफ का शिकार हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, इसी वजह से अस्पतालों की जानिब नहीं आ रहे हैं। और जिस तरफ आपने निशानदेही की है तो मैं भी बार बार यही सोच रही हूँ कि इस वक्त तो लॉकडाउन है,
तमाम चीज़ें बंद हैं तो सफाई सुथराई की जा सकती है। वो चाहे सिंध गवर्नमेंट इसका इनिशिएटिव ले, चाहे KMC ले, चाहे DMC ले, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि शहर की सफाई सुथराई का भी फिर खास तौर पर ख्याल रख लिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपकी जानिब आती हूँ। सर, वज़ीर आला साहब ने फरमा दिया कि कराची में जो अमवात हुई हैं, फिर रिसर्च हुई है, समा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरा काम किया और बताया कि जिस तरह से पिछले सालों में अमवात का जो रेशो रहा है उसी तरह का ये रेशो है। इतना लोगों को घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो काम हमारी जानिब से किया गया, टीम की जानिब से किया गया, ये हुकूमत के उन लोगों का काम है कि पैनिक क्रिएट करने के बजाय जिम्मेदारी के साथ बात करें, जो भी करें। दुरुस्त है और आपके आदाद-ओ-शुमार से हमें बहुत तसल्ली हुई। जब से कल से ये बात चल रही थी तो हम लोग भी बहुत परेशान थे। फिर हमने कहा कि चलें हम कहाँ से डेटा ले सकते हैं, तो हमने अपनी जो अलखिदमत की मैयत गाड़ियाँ हैं उसको देखा। कराची में इस वक्त 44 मैयत गाड़ियाँ सब लोगों की हैं मिलाकर, उसमें से 17 हमारी हैं। तो यूँ समझ लें कि हमारा तकरीबन 2.5 यानी तकरीबन इस तरह बनता है 40% हमारा शेयर बनता है। उसके लिहाज से जब हमने आदाद-ओ-शुमार देखे तो हमें पता चला कि इन दिनों के अंदर भी पिछले 1-2 महीने में जितनी अमवात हुई हैं वो वही हैं जो पिछले इन महीनों के अंदर हुई थी, बल्कि जो दिसंबर से लेकर अब तक का रेशो है वो भी तकरीबन वही है जो पिछला वाला है। तो इससे अंदाजा हुआ कि ये सारे आदाद-ओ-शुमार एक दूसरे से टैली कर रहे हैं, ईडी का भी, अब आपका भी, समा का भी और हमारा अलखिदमत की मैयत गाड़ियों का भी। और इस तरह से जो है हमें एक अंदाजा ये हुआ कि वज़ीर आला साहब का मैं जहाँ तक समझाऊँ कि वो खुद एक बहुत बड़े प्रेशर में हैं। अगर पॉजिटिवली मैं ये बात देखूँ कि उनके अपने बहनोई के साथ ये वाक़या हुआ है, हालांकि वो कोरोना से जो है वो पॉजिटिव यानी होने के बाद ठीक हो गए थे उनके बहनोई, लेकिन क्योंकि कंप्रोमाइज थी चीज़ें पहले से तो ये प्रॉब्लम हुई, तो वो उन्होंने अपने ऊपर इसको तारी भी किया हुआ है। और मैं लेकिन बहरहाल सिंध गवर्नमेंट को तो इस तरह जज्बात में आकर और चीज़ों को तारी करके फैसले नहीं करने ना, हक़ाइक़ की बुनियाद पे करने। हुकूमतों का काम ये नहीं होता कि हम अपने ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें तारी कर लें कि जिसका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ ना हो। हमें कोरोना का मुकाबला तो करना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हुक्मरानों की तरफ से जब ऐसी खौफ की बातें होती हैं, ये खौफ जो भी टीवी स्क्रीन के सामने बैठा होता है उसके ऊपर तारी हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हमारी इम्यूनिटी और कुव्वत मुदाफ़ियत है वो खौफ और एंजाइटी की वजह से ज्यादा मुतासिर हो रही है। ऐसे में किसी को कोरोना ने अटैक कर दिया तो उसका सर्वाइवल मुश्किल है। और आम हालात के अंदर आपने जो वज़ीर आला साहब के हवाले से बात की तो उनकी नीयत पर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से सबसे पहले उन्होंने बढ़कर इक़दामात किए थे, तो उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी है, तमाम लोग इस वक्त खौफ का शिकार हैं, तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर जो भी बात करनी है वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर करनी है। साथ ही मौजूद रहिएगा, मैं सारिम बड़ी साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ। सारिम साहब, कल फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा था कि वज़ीर आला सिंध मौत की कहानियां सुनाकर मायूसी ना फैलाएं, और फिर इस बात के बाद फिर ये बात हुई और फिर वाक़अतन एक मायूसी फैली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि ये किरदार हमारी टीम की जानिब से अदा किया गया इस मायूसी को कम करने के लिए। देखिए, बिल्कुल मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ये समझें कि ये बीमारी नहीं है। अगर ये बीमारी नहीं है, हम बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं ना कि अब अगर शहर में निकले तो लोग कह रहे हैं असल में बाहर से ऐड लेनी है इसलिए ये कर दिया, बाहर से ऐड लेनी है तो ये कर रहे होंगे, लेकिन जो बाहर जो कुछ हो रहा है उन्होंने किससे ऐड लेनी है। बीमारी है, अपनी जगह पे है, लेकिन उस बीमारी का कतई ये मतलब और मकसद भी नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा बताएं, आप लोगों को डराएं दूसरे अंदाज से, कानून के निज़ाम से, पैनिक रखें। बिल्कुल। आप देखिए, घर में लोग नहीं बैठ रही, एक हकीकत है, उसको घर में बिठाने के तरीक़ेकार ढूंढे, वो ना ढूंढे जो घर में बैठा गरीब है वो भी डर जाए उससे। मैं कल जब मैंने सुना, मैं बड़ा अच्छा भी लगा चीफ मिनिस्टर साहब की बात कि यार एक चीफ मिनिस्टर बैठ के इतनी फिक्र कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी बड़ी बात कर देना वो थोड़ा सा एक तकलीफ दे मेरे लिए। क्योंकि अब अगर देखें कोई शख्स मरता है नॉर्मल मौत अपनी हार्ट अटैक से, किसी और XYZ बीमारी से, तो आप उसको गैर इस्लामी तरीक़ों से तदफीन कर रहे हैं। आप उसकी वो शहीद का नाम दे दिया और गैर इस्लामी तरीके में चले गए। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। मेरे इल्म में तो वो दो चीज़ें तो बिल्कुल पर्सनली मेरे इल्म में आई हैं। एक, हमारे इलाके में एक शॉप वाला है, उसके किसी की डेथ हुई तो एक NGO, नाम नहायत NGO, सियासी पार्टी के नाम पे वो है, उसने आकर के बाकायदा उसको पैसों तक की ऑफ़र की कि आप बोलो कोरोना से मर गए वो। इसी तरीके से एक और शख्स है, वो एक और आबादी का है, वहाँ उसकी किसी की डेथ हुई, उसको काफ़ी अरसे से उसकी माँ नानी थी, कोई उसको बीमारी थी, फेफड़ों की बीमारी थी, उसी में उसकी अभी डेथ हो गई। तो उसको आकर के काफ़ी ज़ोर दिया, फिर उसको आकर के बाकायदा अमाउंट दिया, मुझे ये तक पता है कि कितना अमाउंट दिया, और उसको कोरोना का नाम दे करके उसकी तदफीन की गई। तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल हुकूमत सिंध हो या हुकूमत पाकिस्तान हो उसके साथ है, हमें हुकूमतों की सुननी चाहिए। लेकिन अब मुझ ऐसा आदमी जो कहता है हुक्मरानों की सुनो, हुकूमतों की सुनो, वो किसकी सुने?
सूबाई हुकूमत की सुने या वफाकी हुकूमत की सुने? एक कह रहा है कि मर गए मर गए मर गए, एक कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ कुछ नहीं होगा। तो हम किधर जाएं? हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये एक ऐसा समा बना दिया है कि जैसे और ख़ास तौर पे जिस तरफ आपने निशानदेही की है सारिम साहब, वो बहुत ही बड़ी बात है कि अगर इस तरह की बात की जा रही है तो वो तमाम लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं उनकी बातों की जानिब तस्दीक कर रही हैं ऐसी बातें। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, अगेन मैं बात कहूँगी वज़ीर आला साहब की नीयत पर किसी किस्म का शक नहीं है। यकीनन वो बहुत अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वादे किस तरह से वफा हो रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, पंजाब में लॉकडाउन में नरमी होती है, वहाँ पर केसेस ज़्यादा होते हैं लेकिन शरह अमवात हमें कम नज़र आती हैं। यहाँ सिंध में बात करते हैं, यहाँ पर लॉकडाउन सख्त है, फिर मजीद 2 हफ्ते की तौसी होती है, उसमें भी लॉकडाउन मजीद सख्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सवालात भी करता है, मुतालबा करता है कि जवाब दिया जाए, इनकी जानिब से जवाब नहीं दिया जाता, परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती है। सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MKM कैसे देखती है? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है, जो कि हुकूमतों की जो परफॉर्मेंस है उस पर क्वेश्चन उठ रहा है। और खास तौर पे कराची में मैं आपको बताऊं कि अभी आप देखें कि सब के सब राशन बांटने पे लगे। विफाकी हुकूमत भी राशन बांट रही है, पॉलिटिकल पार्टीज भी बांट रही हैं, समाजी तंजीमें भी बांट रही हैं, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है। यानी एक जगह पे 25 बैग भी जा रहे हैं और 25 घरों में एक बैग भी नहीं जा रहा है। ये एक सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए थी, जिसमें IT मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व होना चाहिए था। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब बैठे हैं, ये इनकी अलखिदमत बहुत सारे राशन बांट रही है। 2 लाख से ज्यादा राशन इस वक्त KK खिदमत खल्क फाउंडेशन MKM की वो बांट चुकी है। वजीर आला साहब खुद कह रहे हैं कि वो 2.5 लाख, फिर उसके बाद एहसास प्रोग्राम वो अलहदा 12,000 रुपए बांट रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। मसला सिर्फ राशन का नहीं है, मसला तो दवाइयों का भी है। अभी स्टेट बैंक ने 2% जो है ना शरह सूद में कमी की, वजीर आजम साहब रिलीफ दे रहे हैं। मुझे आप बताइए किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अनाउंस किया कि उसने बुखार या इन्फ्लुएंजा की दवाओं में कितनी कीमत कमी की? डेटॉल यानी 400-400, 300-300 रुपए ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। किस साबुन की कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई हमने साबुन के रेट ये फिक्स किए हैं? सबको अपना माल बेचने से पड़ी। और एक और वबा आ गई है, मास्क बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली कोई 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मुझसे राब्ता किया, यार हम मास्क बना रहे हैं, आप इसको बेचने में हमारी मदद करें। कुछ सैनिटाइजर बना रहा है। यानी तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम बड़े कंफ्यूज हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजों के ऊपर ये सवाल उठता है कि आखिरकार मिसाल के तौर पे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, हम अपने यूटिलिटी स्टोर्स को क्यों डोर टू डोर राशन पहुंचाने के लिए इफेक्टिव नहीं कर सकते? हम अपने और राइडर्स को प्रॉपर यूनिफॉर्म मास्क देकर डोर टू डोर क्यों नहीं कर सकते? लेकिन एक खास किस्म की माफिया अपना माल बना रही है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर्स हो, चाहे वो मेडिकल हो, लेकिन हुकूमत से रिलीफ सब ले रहे हैं, अवाम को रिलीफ कोई नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली और फिर बात ये की जा रही है कि गरीब अवाम को इसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन इस तरह के जो कारोबारी तबके को रिलीफ देने का ऐलान किया जा रहा है उसका फायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा। इंडोर्स करेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब? समझते हैं आपकी बात कि जो रिलीफ वहां मिल रहा है, जिनको पहुंचना चाहिए उन तक ये रिलीफ फिर भी नहीं पहुंच रहा, मैकेनिज्म नहीं है। देखें, जो NGOs की सतह पर काम है वो भी सब अप्रिशिएट करते हैं, और हुकूमत ने अगर कोई इनिशिएटिव पहले शुरू में लिया था और सबको इकट्ठा किया था और कोई मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की थी तो हम सब ने उसमें ताउन किया था, और आज भी हम उनसे ताउन के लिए तैयार हैं। अनफॉर्चुनेटली सूबाई हुकूमत के पास कोई सिस्टम इस वक्त मौजूद नहीं है जिसमें वो छान पटक करके मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचा सकें या पैसे पहुँचा सकें। एहसास प्रोग्राम जाहिर है कि वो आप सब जानते हैं कि सियासी बुनियादों के ऊपर पहले से एक एंट्रीज मौजूद हैं, और उसमें भी जो भगदड़ हो रही है तो इसमें बहुत कम इम्कान है कि ये विफाकी और सूबाई हुकूमतें लोगों तक कोई रिलीफ वाक़तन पहुंचा सकें। ये बात दुरुस्त है कि राशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और लाकर ट्रक खड़ा कर देते हैं, और उसके नतीजे में भगदड़ भी होती है, मसाइल भी होते हैं, और मुस्तहिक अफराद तक कम ये मसला जो है वो मामला पहुँचता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कह सकता हूँ कि अल-खिदमत और जमात इस्लामी अपनी पूरी छान पटक के साथ और एतमाद के साथ, और कोशिश ये करते हैं कि लाइन ना लगाएं, कोशिश ये करते हैं कि इकट्ठा ना बांटें, घर जाकर लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर दें। अल्लाह का शुक्र है कि इस काम में हम कामयाब हैं, और हमने तो सूबाई हुकूमत से कहा कि आपसे नहीं हो रहा तो आपको ये कमेटी फॉर्म कर दें जिसपे लोग सामने आकर हर चीज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मसला भी हल नहीं हुआ। फिर आप ये बताएं जो PPEs का मसला है कि डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को जो लिबास देना था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने थे,
वो भी हुकूमत नहीं दे सकी, ना विफाक दे सका ना सूबा दे सका। अब ये दोनों हुकूमतें सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, सियासी चप्पलिश का निशाना आवाम को बना रही हैं, आवाम तक जो है प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं पहुंच रही, इसीलिए लोग फिर कहते हैं कि लॉकडाउन का क्या फायदा, कि जब लोग भूख से मर जाएंगे, चीजें नहीं पहुंच रही। हाफिज तैमूर रहमान साहब, अगर हम आगाज से देख लें, जिस तरह की बातें की गई, पहले कहा गया कि आप घरों में रहें, सिंध गवर्नमेंट की और विफाक दोनों की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग मौक़िफ़ वहां से सामने आए। यहाँ पर कहा गया कि आप लोग अपने घरों में रहें, हम डोर टू डोर राशन पहुंचाएंगे, लोगों को घरों में राशन पहुंचाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। फिर उसके बाद बात काफी आगे बढ़ गई और फिर यहाँ तक पहुंच गई कि डीसीज के पास लिस्ट मौजूद है ताकि डबलिंग ना हो। एक घर में, जिस तरह की ख्वाजा साहब भी बात कर रहे थे कि एक घर में 25 बैग्स चले गए और 25 घरों में एक भी राशन का बैग नहीं गया, तो वो डीसीज किसी तरह से कोई फाल निज़ाम 26 फरवरी से लेकर आज ये तारीख हो गई है कोरोना को आए हुए, लेकिन वो फाल निज़ाम नहीं आके दे रहा है सारिम बरनी साहब, सिवाय बातों के। देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती सूबाई हुकूमत से भी हुई, वफाकी से भी हुई है। अगर इसके बांटने के निज़ाम जो है इस तरीके से बनाते कि आप काउंसलर्स के थ्रू करते और समाजी तंजीमों को उनके साथ इन कर देते, ताकि उसके अंदर कोई बदज़मी या अपनी अपनी पार्टियां नहीं चलती। कहा था कि समाजी तंजीमें जो हमारे साथ काम करना चाहेंगी वो आ जाएं, हम डीसीज को लिस्ट दे रहे हैं। करना चाहेंगी नहीं, एक सिस्टम बनता है और हुकूमत को बनाना चाहिए, उसके मातहत सबको आना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ एक चीज़ हुई थी, हुकूमत ने कहा था कि हम एक डेटा देंगे, उसमें सब एंट्री कराएं। हमारे यहाँ हम सब इतनी अजीब बातें करते हैं, लाखों से कम हमारे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते। जब लाखों 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 इतनी सारी NGOs ने बांट दिया तो अब भूखा कौन है यहाँ पे? फिर इशू क्या है यहाँ पे? और जैसे ख्वाजा साहब ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात, मैं खुद इसी पे काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ और गौर कर रहा हूँ कि राशन ही इशू रह गया, बस राशन के अलावा कोई इशू नहीं है क्या? ये जो बात इस वक्त हो रही है, नॉर्मल भी हो रही है, ये इससे कम हो सकती हैं। इस वक्त नॉर्मल भी इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। अगर हम इलाज नहीं मिल रहा, अगर हम इलाज और दवाइयाँ देना शुरू कर दें तो आप यकीन जाने इस कोरोना के होते हुए हम अमवात को बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हमने 4 किलो आटा, 5 किलो आटा, 2 किलो दालें और उस पर इतना बड़ा तमाशा बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सारा का सारा निज़ाम बिगड़ता चला जा रहा है। हम सब शोर मचा रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा। अगर किसी के यहाँ 20 राशन पहुंच रहे हैं तो वो 40 भी जमा कर लेगा, लेकिन जिसको ज़रूरत है, जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, वो इस वक्त भी बगैर राशन के बैठा है, ना किसी से मांग सकता है, ना किसी के पास जा सकता है। तो निज़ाम एक ऐसा बनना चाहिए। मैं बार बार जब भी टीवी पे आ रहा हूँ लोगों को कह रहा हूँ कि आप हमें मत दे राशन, आप हमसे लोगों को एड्रेसेस लें, जाके उनको चेक करें, मुतमईन हो तो उनके घरों तक के पहुंचा करके आएं। कहा था कि NGO से हमारी बात हुई है, डीसीज के साथ वो काम कर लें ताकि ये डबलिंग ना हो। लेकिन फिर भी जो आपने बात की कि बाकी लोगों को इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से फिर अमवात भी हमें नजर आ रही हैं। तो कोरोना तो है, वबा तो है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है और जिनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कोरोना के खिलाफ जंग में ईरान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ईरानी माहिरीन ने 5 सेकंड में कोरोना टेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है, जिसमें एक आला ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो अतराफ के मकामात की स्क्रीनिंग करता है। इस आले पर नस्ब एंटीना इन्फेक्शन का शिकार अफराद या आलूदा मकामात की जानिब निशानदेही सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में कर सकता है। इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में इस टेक्नोलॉजी की जांच की गई है और इसके नताइज 80% तक दुरुस्त साबित हुए हैं। इस वक्त चीन, अमेरिका, बरतानिया समेत कई ममालिक हैं जो कोरोना की वैक्सीन की तैयारी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, ट्रायल्स भी हो रहे हैं, मगर अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। चांद तक पहुंचने वाली दुनिया कोरोना के आगे इतनी बेबस क्यों है? आइए बात करते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में कितनी वैक्सीन पर काम हो रहा है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब पिम्स के स्पोक्स पर्सन हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। सर, आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त दुनिया भर में कितनी वैक्सीन पर काम हो रहा है और वो दुनिया जो चांद पर पहुँच चुकी है, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में नाकाम क्यों है? देखिए, बेसिकली देखिए, वैक्सीन जो है उसके एकदम नहीं बनती और उसमें टाइम लगता है। जैसे उन्होंने कहा है कि 1 साल तक बनेगी, लेकिन मेन तो है प्रिवेंशन लोगों को चाहिए, वो खुद करे, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन जो ये बात है ना, जो वैक्सीन की, वो सबसे पहले जानवरों पे अप्लाई करते हैं,
फिर जानवर अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद अभी एक हफ्ता हुआ फिर इंसानों पे अप्लाई करते हैं। क्यों? इसलिए देखते हैं कि उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वैक्सीन हर बंदे को सूट करे, तो उसमें देखना है कि उसका साइड इफेक्ट तो खतरनाक किस्म का नहीं है, खुदा ना खासा कोई और पेचीदगी तो नहीं होनी उसके इस्तेमाल करने से, को उसका फ़र्क पड़ना है या नहीं पड़ना, ज़्यादा फ़र्क पड़ना है, कम पड़ना है, किस एज में फ़र्क पड़ना है, और किस किस बीमारी में ऑलरेडी किसी को और बीमारी ऑलरेडी है तो उसको लगाएंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या उसमें कोई और रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका ये बहुत लंबी फहरिस्त होती है कि सारा कुछ देखने के बाद करते हैं, वरना खाम का बना के देने से तो ठीक नहीं है, वरना फिर साइड इफेक्ट हो गए तो उससे ज़्यादा फिर नुकसान होता है। तो जब पूरे जानवरों पे पूरा हो जाता है, फिर इंसानों में पूरा हो जाता है, जब प्रॉपर ठीक होता है उसके बाद वैक्सीन सामने आती है। तो ये बेसिकली वैक्सीन किस लिए है? बचाव के लिए, और एंटीबॉडीज भी आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, बीमारी से बच सकता है। लेकिन उसमें दूसरी बात यह है, चलो इसमें वैक्सीन हो गई ठीक है, कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिन वैक्सीन आ गई ठीक है, लेकिन अगले साल उसकी जब चेंज हो जाती है नेचर, वैक्सीन का नाम वही है लेकिन चेंज हो जाता है उसका जीनोटाइप, तो फिर दोबारा और बनानी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। लेकिन पहली बात तो ये है कि अभी तो बनी नहीं है, पहली बात तो ये है बनी नहीं है, और बचाव के लिए बनानी है। और बचाव के लिए मैं ये कहूँगा कि आपका कोई खर्चा नहीं है, लोगों से ये कहूँगा कि नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, डिस्टेंस रखें, सफाई का खास ख्याल रखें, रश में जाने से इज्तनाब करें, चाहे आपको बीमारी है या नहीं है, इसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं है। 95% लोगों में सिम्टम ही नहीं होते कि बीमारी है या नहीं है, और किसी सिम्टम भी होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं, और पेचीदगियाँ भी बहुत कम है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पेचीदगियाँ कम है। लेकिन बात यह है कि अभी WHO की खबर चली थी कि उसमें बहुत ज़्यादा फैलेगी, बीमारी तब ज़्यादा फैलती है जब लोग रिलैक्स रहते हैं, ज़्यादा उसको असर नहीं करते, नहीं कोई मसला नहीं जी, कुछ नहीं होता जी, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो बात नहीं है। आपने बीमारी से बचाव पे तवज्जो देनी है ताकि इससे पहले कि एहतियाती तदाबीर को मुसलसल एहतियात के साथ उसको जारी रखना है। सर मुझे ये कहिए कि हम जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आपने बचाव रखना है क्योंकि होती नहीं है। जी वसीम साहब, अभी वैक्सीन तैयार ही नहीं हुई है, लेकिन माहिरीन जो इसका इजहार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद कमर्शियल बुनियादों पर तैयार करने में 1 साल से ज्यादा का अरसा लग सकता है। तो सर अभी जो चीज तैयार ही नहीं हुई है उसके ट्रायल में फिर इतना ज्यादा अरसा क्यों लगेगा, और ट्रायल्स के लिए किस तरह के हालात को, किन हालात को मद्देनजर रखा जाएगा? ये देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि पहले वो टीके लगा के देखते हैं जानवरों में कि उसमें क्या अलामतें हो रही हैं, कोई उल्टी आ रही है, कोई मोशन आ रहे हैं, खुदा ना खासा कोई डेथ तो नहीं हो रही, कोई और पेचीदगी तो नहीं होगी, दिमाग पे असर तो नहीं हो रहा, दिल पे असर तो नहीं हो रहा, पट्ठों पे या हड्डियों पे असर तो नहीं हो रहा। और इसी तरह जब इंसानों पे करते हैं तो इंसानों में एज वाइज देखना होता है कि एज वाइज किस एज पे वैक्सीन असर करेगी, और उसमें ऑलरेडी की और बीमारी चल रही है तो किसी को शुगर है, कोई ब्लड प्रेशर है, किसी को और दिमाग का मसला है, किसी को फालिज का मसला है, उसमें अगर बीमारी आने का खर्चा है तो उसमें वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, एज वाइज लगेगी या नहीं लगेगी, ये और इसमें काफ़ी ट्रायल होते हैं, उसके बाद जाके करते हैं। क्योंकि ट्रायल जब होंगे, मुकम्मल होंगे, फिर पता चलेगा भी हाँ भी इसमें ये साइड इफेक्ट्स हैं और ये खतरनाक नहीं है, तो फिर और इस एज में हमने देनी है, इस बीमारी वालों को देनी है, इस बीमारी वालों को नहीं देनी जिसमें ऑलरेडी की और बीमारी चल रही है। तो ये काफ़ी डिटेल वाली चीज़ें हैं। और देखिए इंसान की जान बचानी है। वसीम साहब थोड़ा सा ये बता सकेंगे कि आपने अब तक जितने पेशेंट्स देखे हैं उनमें से कितने फीसद आपको ऐसे पेशेंट्स मिले हैं पॉजिटिव कोरोना के जिनमें सिम्टम्स ही मौजूद नहीं थे, किसी भी किस्म के सिम्टम्स मौजूद नहीं थे, जिसके सरदर्द की बात की जा रही है, बुखार की बात की जा रही है, पट्ठों की तकलीफ की बात की जा रही है, सूंघने और चखने की हिस्स की बात की जा रही है? देखिए, इसमें पहले बताया आपको 90% से ज़्यादा लोगों में अलामतें नहीं होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव भी आ जाए तो अलामतें नहीं होती है, और लोग डर खौफ ज़्यादा होते हैं, इस चक्कर में लोग टेस्ट कराते हैं। मिसाल दे तो पेम्स से हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया, 10 बेड थे, हमने बढ़ा दिया अब, ठीक है, और उसमें 2000 से ज़्यादा लोग आए जिसमें चाइनीज़ भी शामिल थे, कोई बाहर से आए थे, कोई यहाँ से आए थे, लोकल भी थे, और इसके अलावा किसी में सिम्टम थे थोड़े बहुत, किसी में नहीं थे लोग, और हमने सिर्फ 300 लोगों के हमने टेस्ट भेजे और सिर्फ 80 पॉजिटिव आए। इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोग कितने डर खौफ में मुब्तला थे और मुब्तला हैं। तो उनसे यही कहूँगा, दोबारा भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्रिवेंशन पे तवज्जो दें, इस चक्कर में मत पड़े कि कितने पेशेंट पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, किधर क्या हो रहा है, कि आप ये समझे कि हर जगह जहाँ भी आप रह रहे हैं आपको लामते कोई भी नहीं, आपने प्रिवेंशन पे तवज्जो देनी है। इससे पहले कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, जी कोई मसला नहीं जी, कोई लामते नहीं है, कुछ नहीं है, हमें हो नहीं सकता, तो इस तरह आस्था जब फैलेगा तो ऑटोमेटिकली फिर तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो आपने प्रिवेंशन करनी, इसमें आपका पैसा नहीं लगता, आपका कोई खर्चा नहीं है, आप बच्चे से लेके बड़े तक इस पे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, तो आप उस पर तवज्जो दें। इस बाकी तो छोड़ ही दें कि कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको छोड़ें आप।
ये आपने खुद ही करना है। बस नमाज कुरान पढ़ें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। सब्जी फल जो भी है मौसमी वो आप इस्तेमाल करें ताकि आप इम्यून सिस्टम ज़्यादा हो। तो ज़्यादा जो पेचीदगी होती है उनकी होती है जिनकी एज 50 से ज़्यादा है, किसी को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर शुगर का या वसीम साहब, उनमें ज़्यादा पेचीदगी का चांस वसीम साहब इस बात का भी सर जवाब दे दीजिए, सेहतियाब मरीज की एंटीबॉडीज को दूसरे मरीजों के इलाज और कोरोना के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने पर भी काम हो रहा है। इन एंटीबॉडीज के जरिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत कितने अरसे तक बरकरार रखी जा सकती है, और क्या कोरोना फिर बार बार हमलों की सूरत में भी ये एंटीबॉडीज कारआमद साबित होंगी? देखिए बेसिकली तो अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा पेशेंट है ही नहीं है, इतने प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंटीबॉडीज़ का भी ये है कि वो जो पेशेंट ठीक होता है, ये पॉजिटिव होता है और ठीक होता है, फिर उसके बाद अगर वो चाहेगा, अगर वो कहेगा तो फिर आपने उसका सीरम लेना है, उसके बाद उस पेशेंट में डालना है जिसमें पेचीदगी शुरू हो रही है। हर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी उसको प्लाज्मा आप देना है, अगर कोई साइड इफेक्ट ना हो वो भी आपने साथ चेक रखना है। लेकिन जहाँ पिम्स की मैं बात करूँगा, पिम्स में अभी तक इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि किसी को इस तरह हमने करना है। बाकी जगहों पे चल रहा है सिलसिला, लेकिन आप देख ले बाहर के मुल्कों ने कंप्लेन किया हमें ऐसे करते हैं, लेकिन आप देख ले कितनी वहाँ पे डेथ्स है, कितनी पेचीदगी है। अब ये देखें, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नहीं है, ना ज्यादा डेथ्स है, ना ज्यादा बीमार है, और लोगों से दोबारा बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ख्वाजा साहब। बहुत जरूरी है कि हम एहतियात का दामन थामे रखें। अगर आपको नहीं दिख रहा है ऐसा कि आपके आसपास लोगों में कोरोना नहीं है और फिर भी आप इतने आराम से सोच रहे हैं कि नहीं होगा कुछ भी, फिर भी प्लीज़ एहतियात का दामन थामे रखिए जब तक गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर जो आज आई थी, बड़ा ऐलान जो था, यकीनन खुशाइन खबर थी, उसी पर अब मैं बात करने जा रही हूँ। स्टेट बैंक ने किया जनाब बड़ा ऐलान, शरह सूद 2% घटकर 9% पर आई है। ऐसे कहते देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि इससे पहले जब शरह सूद पहले कम की गई थी और बेसिस पॉइंट्स पर कम की गई थी, उस वक्त यही बात की जा रही थी कि कम से कम इतने % की कमी होना चाहिए थी, और दीगर जो माहिरीन थे उनकी जानिब से तो ये तक कहा जा रहा था तकरीबन 10% की कमी, पॉइंट्स की कमी इस तरह से होना चाहिए। सिराज कासिम तेली साहब इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहेंगे इस फैसले को आप देर आयत दुरुस्त आयत कैसे देख रहे हैं? शरह सूद में कमी से बड़े सनतकारों के लिए बेहतरी की तो उम्मीद है। 4% होना चाहिए भाई, ये तो गलत किया और कम करना है। रज़ा बाकिर साहब को अब इस दुनिया में आना पड़ेगा, अब दुनिया बदल गई है और अब इन्फ्लेशन वगैरह बहुत नीचे चला गया है, और ये 11% को इनको लाना चाहिए था 4% पे, समझे? 7% कम करना चाहिए था, मगर इन्होंने सिर्फ 2% कम किया है, यानी कि 9% कम किया है। ये सही नहीं है। इन हालात में दुनिया में ये इंटरेस्ट रेट 0% हो गया है, तो कम से कम आपको ये 4% पे रखना चाहिए। ये जो है ये डिस्काउंट रेट है, और इसके बाद अपना स्प्रेड लगा के बैंक लोन देंगे, तो लोन के लिए फिर 2-3-4% और बढ़ जाएगा। तो स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट मेरे हिसाब से 4% होना चाहिए, ये 9% भी ज्यादा है। ठीक है सिराज कासिम तेली साहब, आप ये कह रहे हैं कि 4% होना चाहिए, ये इस पे यानी कि कारोबारी तबका ये 2% की जो शरह सूद में कमी की गई है इस पर खुश दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि 9% पर 9% पर आ गई है। अब सवाल ये भी बनता है जो मेरे मेहमानों की जानिब से भी पहले में उठाया जा रहा था कि अगर कारोबारी तबके को एक रिलीफ दिया गया है तो कारोबारी तबके की जानिब से क्या ऐलान किया जा रहा है कि आया वो किस तरह से आवाम को रिलीफ देंगे। बट अभी तो कारोबारी तबका ही खुश दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर वो आगे ऐलान कैसे कर सकते हैं। खुरम शहजाद भी साथ मौजूद हैं। खुरम, जिस वक्त ये बात हो रही थी वो 75 बेसिस पॉइंट्स की बात हो रही थी, तो उस वक्त आपने कहा था कि हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, कारोबारी तबका एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 10% तक आनी चाहिए, लेकिन अब चले मजीद 2% की कमी तो आ गई है। सिराज कासिम तेली साहब तो खुश नहीं है, आप क्या खुश हैं इस कमी से? देखिए, कमी मजीद भी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन बात ये कि डिसीजंस हो रहे हैं, लेकिन इसमें टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो रही है। डेफिनेटली इस पे कंसर्न है, बट स्टेट बैंक ने 13.25 से डाउन करके 9% किया है, तो देखें डिसीजन बुरा नहीं है, बट अब देखना यह है कि आगे जाते हुए टाइमिंग थोड़ी सी लेट हुई है, हमें टाइमिंग पे दोबारा देखना होगा कि अगर रेट और काटना है तो आज ही काटें, एक ही बार जो है वो बड़ा कट दें, ताकि एक ही मर्तबा में देखें। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एक होते हैं अनयूजुअल। जब आपके पास नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं आप नॉर्मल तरीके से चलते हैं, जब आपके अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसे कि आज वक्त चल रहा है, आप उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो हमें करना यह है कि हमें एक बड़ा कट दें और हम उसके फिर इम्पैक्ट के लिए काम करें।
कि गवर्नमेंट को कितना फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट बिजनेसेस को कितना फायदा हो रहा है, वो एक आम आदमी तक इसका फायदा कैसे पहुंचा रहे हैं। जी एग्जैक्टली यही बात हो रही है कि आम आदमी तक इसका फायदा कैसे पहुंचाना है, लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें कारोबारी तबका ही खुश नजर नहीं आता, तो आपको लगता है कि 2% के बाद अगर आप कह रहे हैं कि मजीद कमी होनी चाहिए और फौरी तौर पर इस तरह से होनी चाहिए, क्लियर हो सिचुएशन, तो इस 2% की कमी पर ही अगर रुक जाते हैं मामला, तो आपको लगता है कि आगे आवाम को, जिसके लिए बात की जा रही है आवाम के फायदे के लिए, ये आवाम को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें देखें फायदा किस तरह से है। अगर आप ये देखें कि 1% रेट कट होता है तो तकरीबन 300 अरब रुपए का फर्क पड़ता है पूरी इकोनॉमी पे, यानी कि उससे फायदा होता है या नुकसान होता है। 1% रेट आगे पीछे होता है क्योंकि 30 खरब का तकरीबन जो है हमारे यहाँ डोमेस्टिक कर्जा है और उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो 77% है और 23% हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। और देखिए गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट के पास होता है बोरोविंग का, कर्जाजात का। तो गवर्नमेंट को इस वक्त क्या जरूरत थी कि रेट कट हो ताकि उसकी जो कर्जाजात की अदायगियां हैं वो कम हो, उस पैसे को वो रीडायरेक्ट करे अपने रिलीफ जो है वो एफर्ट्स की तरफ, और एक आम आदमी को एहसास प्रोग्राम के थ्रू, BISP के थ्रू और डिफरेंट जो भी उनके प्रोग्राम्स है उसके थ्रू आम आदमी तक पैसा पहुंचाए, फूड पहुंचाए, मेडिकल सप्लाईज पहुंचाए। दूसरे एंड पे क्या है, 23% जो है वो बिजनेसेस और कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है पोर्शन है इन कर्जाजात में। उनका काम क्या है कि उनको अगर लेट से इसमें से हिस्सा मिलता है और उनको कर्जाजात की अदायगियां नहीं करनी पड़ती आगे या कम करनी पड़ती हैं, तो इस पैसे को डाइवर्ट करें अपने एम्प्लॉयज की तरफ, उनको सपोर्ट दें और ये मेक श्योर करें कि रोजगार जो है वो रहेगा। नेचुरली स्टेट बैंक का इसमें बड़ा रोल ये भी है कि मजीद रेट कट होगा तो इस हिसाब से ये इम्पैक्ट पड़ेंगे और वो आगे ट्रांसफर होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद आप साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पंजाब के सूबाई वजीर शमशान बुखारी भी चीनी पर सब्सिडी के खिलाफ बोल पड़े। समा से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक सब्सिडी की इजाज़त गैर कानूनी नहीं है मगर गैर ज़रूर थी। ये भी कहा है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना ने सब्सिडी की मंजूरी दी तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी लें। मजीद उन्होंने क्या लिया, फिर नईम अशरफ भट्ट से इस पर बात करते हैं। नईम अशरफ भट्ट साथ मौजूद है। नईम, शमशान बुखारी साहब सब्सिडी के हवाले से बात कर रहे हैं, इसके अलावा पंजाब से भी ये बात ये होती रही कि हम खिलाफ थे। फिर ये बताइए ना कि वजीर खुराक और सेक्रेटरी के कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ इंक्वायरी, उनके खिलाफ तहकीकात क्यों हो रही हैं और क्या शायद असद उमर साहब को बचाने की कोशिश की जा रही है? जी किरण, बहुत वाजे हो गया अब तो। कुछ रोज पहले बल्कि समा की 2 खबरें जो हैं वो आज दुरुस्त साबित हुई। एक तो जो मुराद सईद जो हैं उन्होंने वफाकी काबीना में सामने बैठकर असद उमर को निशानदेही की और कहा कि आप GCC की मीटिंग उस वक्त आपने हेड किया, वजीर खजाना थे, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदारी लें, ये प्राइम मिनिस्टर आपका क्यों सारा बोझ उठाएं। वो तो थी ज़राए से, अगरचे मुराद सईद ने बाद में एक जगह पर और बात की तो उसकी तस्दीक कर दी, लेकिन आज ज्यादा तस्दीक उस बात की हुई जब शमशान बुखारी जो कि इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन है, संजीदा आदमी है, सूबाई वजीर भी हैं, उन्होंने बताया कि पहले तो ECC और इन्होंने कर दी और जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए, बिल्कुल इनका फॉल्ट भी है। अगर नून लीग ने किया था तो इनको रोक देना चाहिए था, इन्होंने भी उसको जारी रखा। एक तो ये अहम बात है। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि पंजाब हुकूमत का आप देखें कि दोबारा भी कोशिश की और 4 माह पहले वो कोशिश हुई जब क्राइसिस चीनी और आटे ये सब शुरू हो चुका था, उसके बावजूद समरी आई और समरी तो पंजाब हुकूमत की मर्जी से, वजीर आला वजीर जो होते खुराक उनकी मर्जी से आई, समरी आ गई 4 माह पहले और फिर दोबारा जो वज़रा थे वो फिर बोले, जिसमें शमशान बुखारी थे, आसफ नकवी थे, मौसम लगारी, यास्मीन राशिद, ये सब ने कहा कि किस बात की सब्सिडी, पहले ही इतने मसाइल हैं सारा। वो तो हमने 9 अप्रैल को खबर दी थी ज़राए से, लेकिन उसकी भी आज तस्दीक शमशान बुखारी जो खुद बोले थे, खुद उन्होंने बताया, बाकियों का भी बताया। तीसरी इसमें सबसे अहम बात ये है, हम ये कहेंगे ये पहली हुकूमती आवाज है और एक मोतबर एक वजीर की आवाज जो कि जहांगीर तरीन के किसी हद तक हक में निकली है। इसके अलावा इससे पहले जो हैं वो PTI और वज़रा जो हैं एहतियात कर रहे हैं। ज्यादातर का झुकाव जाहिर है हुकूमत यानी वजीर आजम के फैसलों की तरफ है, लेकिन शमशान बुखारी ने अपना वजन जो है जहांगीर तरीन की तरफ इस तरह डाला कि कहा
कि जब आपने खुद हुकूमत ने, ईसीसी ने, असद उमर जो हेड कर रहे थे उन्होंने, और जब सब्सिडी क्लियर की, ओके की, अप्रूव किया, फिर पंजाब हुकूमत ने भी कर दिया, तो फिर ये इलीगल तो नहीं है। जब इलीगल नहीं है तो फिर किस बात की आपने इंक्वायरी क्या पूछना है? इस तरह उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को इसमें क्लियर किया। नहीं, पहले हम देखते थे खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले हमेशा किसानों के हुकूक की बात किया करते थे। शमशान बुखारी साहब भी ये बात कर रहे थे कि सब्सिडी मालिकान के बजाय किसानों को देनी चाहिए थी। तो फिर तो इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। जी आप बिल्कुल, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया किरण। आप देखें कि एक तो नुकसान हो गया, साल पूरा उन्होंने उस सब्सिडी का फायदा, ये आप ज़हन में रखें, जो बहावलपुर में मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 2018 में हुई, वो एक साल पूरा सब्सिडी कोई 2.5-3 अरब के रुपए का फायदा मिल ऑनर्स को हो गया। इसके बावजूद उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने एक साल बाद दिसंबर 2019 में 4 माह पहले दोबारा सब्सिडी लाए सब्सिडी की। इसका मतलब आपको ये भी किरण पता है कि पंजाब के वजीर आला उस्मान गुजदारिया, उनकी कितनी वो अपनी मर्जी करते हैं अथॉरिटी, वो प्राइम मिनिस्टर ही वो सारा मामला वो ही देख रहे हैं, और वो आप कोई ढकी छुपी बात नहीं। इवन जहांगीर तरीन भी कह रहे हैं कि वो जो बात फैसला करते हैं प्राइम मिनिस्टर की मर्जी करते हैं। इसके बावजूद 4 माह पहले फिर सब्सिडी की इजाजत मांगी गई, और फिर वज़रा अगर ना बोलते तो किरण एक और सब्सिडी दे चुकी होनी थी पंजाब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नईम अशरफ भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन ख़त्म हो गया, और प्रोग्राम के आखिर में मैं भी एक आप लोगों को खबर देना चाहती हूँ कि आज समा टीवी की स्क्रीन पर ये मेरा आखिरी प्रोग्राम था। ज़िंदगी के 10 खूबसूरत साल मैंने इस इदारे के साथ गुजारे हैं। एक छोटी सी वजाहत भी देना चाहती हूँ कि लोग उमूमन इख्तिलाफ की बुनियाद पर इदारा छोड़ कर जाते हैं, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत यादें इस इदारे के साथ लेके जा रही हूँ। बहुत अच्छा मैंने यहाँ पर वक्त गुजारा है। मेरी दुआ है कि ये इदारा भी और इसके बाद जिस इदारे में मैं जा रही हूँ वो खूब तरक्की करे, फले फूले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।